जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी का ये 4th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा में हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, फिर हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, और देन हम जानेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में और कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे इंडिया में है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा कवर होगा। अब तक हम 3 लेक्चर ला चुके हैं, उनके लिंक्स जो है प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोडेड है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर उनको देखिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा किसको कहेंगे? तो सीधे तौर पर इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है कि किसी भी अणु या परमाणु के नाभिक से अगर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, नाभिक से अगर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब ये कैसे प्राप्त होगी? उसके विखंडन से या दो नाभिकों के संलयन से यानी कि फ्यूजन से, तो वो डिपेंड करेगा और इसको हम पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को। तो देखते हैं कि कैसे, पहले इसका डिफिनीशन, न्यूक्लियर एनर्जी का डिफिनीशन क्या होगा। तो अब इसका डिफिनीशन आप देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, और हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मतलब कि नाभिक से जो हमें परमाणु के या अणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब इसको प्राप्त करने का 2 तरीका होता है। मतलब कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके 2 तरीके होंगे, 2 वेज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। फर्स्ट वाला जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, और फिजन मतलब होता है विखंडन, यानी कि इसको आप नाम देंगे नाभिकीय विखंडन। बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देते रहिएगा बस। और दूसरा वाला जो है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। मैं थोड़ा बहुत अभी आपको समझाता हूं और फिर साथ में प्रोसेस, रिएक्शन सब कुछ बताते जाऊंगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये। न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन, परमाणु के नाभिक का टुकड़ों में टूटना, और जब ये टूटेगा तो टूटने के लिए ये बाहर से एनर्जी लेता है। इसलिए नाभिकीय विखंडन को जनरली यहां पे मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा ली गई है। नाभिक के टूटने के लिए, तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा ली गई है। तो इसीलिए ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस होगा आप जान लीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। कैसा होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है, उष्मा शोषी। ठीक, अब नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि जब 2 नाभिक आके जुड़ते हैं, जब 2 न्यूक्लियस आके फ्यूज होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, संलयन होता है, वो इकट्ठे होते हैं, तो इस प्रोसेस में भी ऊर्जा निकलती है और आपके नाभिकीय विखंडन से ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये याद रखिएगा, एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इसमें मोर एनर्जी। ठीक, अब मोर एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है। तो नाभिकीय संलयन की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जब नाभिक आके जोड़ेंगे तो इसमें से ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। तो ये उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी होगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन उष्माशोषी होगा। हिंदी में भी मैंने क्लियर किया आपको।
अब इस तरीके से हम इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चेन रिएक्शन को पढ़ेंगे और आगे फर्दर देखते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को। चलिए देख रहे हैं अब हम न्यूक्लियर फिजन को, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन को। ठीक, ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है ये कि न्यूक्लियर फिजन इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम। ध्यान से सुनिए, स्प्लिटिंग ऑफ एन अनस्टेबल यानी कि अस्थाई न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम, यानी कि एक भारी जो हमारा परमाणु है, ठीक, यानी अणु है, उसके नाभिक का टूटना, ठीक, इनटू टू मीडियम, ठीक, न्यूक्लियाई विथ लिबरेशन ऑफ हीट। साथ में क्या होगा, दो भागों में टूटना और ऊर्जा का निकलना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको अब रिएक्शन के द्वारा समझाना चाहूंगा कि क्या करते हैं हम लोग। अब हैवी जो एटम्स हैं इनके लिए न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, इसमें हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ये लोग का प्रयोग करते हैं। और बाकी फिर ये लार्ज लाइट जो न्यूक्लियस है उसमें टूटेगा। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि यहां पे मैंने लिया हमारा U-235, ठीक है। इस पे हम करेंगे बम्बार्डिंग करेंगे न्यूट्रॉन का, और इस न्यूट्रॉन की जो गति होनी चाहिए वो होनी चाहिए धीरे, अर्थात इसका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए लेस। और तभी ये क्या करता है, आके टकराता है और इसको तोड़ता है। और तोड़ता है तो देखिए क्या क्या होता है उस प्रोसेस में। तो ये जो भाई साहब हैं ये क्या करेंगे, दो भागों में स्प्लिट होंगे, टूटेंगे, ठीक, दो भागों में आपके क्या होंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे और साथ ही निकलेंगे 3 नए न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये n है, उसका ये वो, और उसके ऊपर उसका वो नंबर, ठीक। तो ये 1 0 n 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन है वो आके टकरा रहा है आपके हैवी एटम न्यूक्लियस से, नाभिक से टकरा रहा है। तो अब ये होगा कि ये एक हैवी न्यूक्लियस और एक लाइट न्यूक्लियस में टूटेगा। तो ये जो आपका हैवी न्यूक्लियस है और ये जो लाइट न्यूक्लियस है ये क्रिप्टॉन ले लिया जाता है और ये ले लिया जाता है बेरियम, जिसको आप 56 Ba139 से रिप्रेजेंट करते हो, और आप इसको जो रिप्रेजेंट करते हो 36 Kr94 से। इसको आप लिखते हो बेरियम और इसको आप लिखते हो क्रिप्टॉन, ठीक। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। और देखिए, जब न्यूट्रॉन आता है, बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन से, भारी नाभिक पर दो भागों में टूटता है, एक लाइटर और एक हैवियर न्यूक्लियस में ये टूटता है, ठीक। और जो दोनों है यहाँ पे मैंने उनको लिखा हुआ है कि एक बेरियम रहेगा और एक क्रिप्टॉन रहेगा। उसके अतिरिक्त 3 नए क्या होते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसके, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि इनके साथ यहां पर होता है गामा रेडिएशन, ठीक। याद रखिएगा ये बात बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी, गामा रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है जो इस प्रोसेस में हीट का जनरेशन करने के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेशन। काइनेटिक एनर्जी जब ये प्रोसेस होगा इनके पास आएगी, ये लोग आपस में जाके कोलाइड करेंगे, कोलाइजन के थ्रू काइनेटिक एनर्जी, तभी तो कोलाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे से। गतिज ऊर्जा मिल गई, गति में आने के उससे टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। साथ ही जो गामा रेडिएशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली हीट के रूप में, तो यहां से मिलता है हीट, और उसी से हम लोग जो कूलेंट वगैरह आता है वो होता है गर्म, और देन वो स्टीम में चेंज होता है हीट एक्सचेंजर में, और उसके बाद हम लोग टरबाइन पे भेजते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आपके न्यूक्लियर
फिजन का, नाभिकीय विखंडन का, और यही न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन कॉन्सेप्ट भी होता है आपका न्यूक्लियर फिजन। तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से U-235 रहेगा और वो टूटेगा जब एक न्यूट्रॉन आएगा। तो ये पूरा एक डायग्राम हुआ। अब मैं इसका रिएक्शन बता देता हूं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। एक सेकेंड, ठीक है, आप ध्यान से इसको आपने देख लिया फ्लो चार्ट को। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम कि इसका रिएक्शन क्या होगा और इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है। ठीक है, यही चीजें हैं, बस एक रिएक्शन के फॉर्म में, मैं एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में इसको लिखूंगा कि U-235 है 92 U-235, तो वो कैसे किस तरीके से टूटेगा। ठीक, यहां पे होगा न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, सॉरी टूटेगा ये 139, क्रिप्टॉन 36, 94 प्लस 3 ठोक, और प्लस यहां पे हीट रिलीज होगी और उसकी वैल्यू होगी 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एक बार के रिएक्शन में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। आपको ये याद रखना है 92 U-235 प्लस आपका न्यूट्रॉन जो है वो दोनों टकराएंगे, मतलब इस पे जब बम्बार्डिंग की जाएगी इससे, या इसको इस पे इम्पार्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा इस पे, तो इस तरीके से क्या होगा, ये न्यूक्लियर फिजन की घटना होगी। और ये टूटेगा किस में, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, एक हैवी न्यूक्लियस और एक लाइट न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस और एक लाइट न्यूक्लियस, और 3 नए न्यूट्रॉन और बनेंगे। अब वो अगेन जाके टकराएंगे और 3 और, तो इस बार 3 से 9, फिर 9 से 27, मतलब 3 to 9, 9 से 27 नए न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर, कुछ साइंस लगाकर इसको कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन को न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो उसको को वहां डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं। रिलीज इसमें क्या होगा, हीट मिला आपको। ठीक, अब चलिए अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर, हमने फिजन को कंप्लीटली देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को। चलिए अब हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजन को। इसको देखने से पहले मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। हमने जब न्यूक्लियर फिजन की बात की, नाभिकीय विखंडन की बात की, तो 1 किलोग्राम ऑफ U-235 से जितनी हमको एनर्जी मिलती है, ध्यान दीजिएगा, क्या 1 किलोग्राम U-235 से जितनी एनर्जी हमको मिलती है, 2500 टन्स ऑफ कोल बर्निंग, मतलब कि 2500 टन कोयला जलाने पर हमको उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी हमको 1 किलो यूरेनियम से मिलेगी। 1 किलोग्राम यूरेनियम को हम बर्न करेंगे, यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हमको उतनी एनर्जी मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। वो चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बताना रह गया था। आप देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन को, यानी कि नाभिकीय संलयन को। नाभिकीय संलयन, जो नाभिक होते हैं, 2 या 2 से छोटे, 2 या 2 से हल्के जो नाभिक होंगे जुड़ेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो इस समय में, इसको मैंने आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोला था, तो क्या होगा कि जब वो जुड़ेंगे, एक भारी नाभिक बनाएंगे 2 हल्के नाभिक जुड़कर, तो इस समय भी ऊर्जा क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में लेते हैं। आपका जो सूर्य है, सन के बारे में बता दूं, सन में आपके यही, यानी कि जो सूर्य है उसमें यही प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। हाइड्रोजन जो जुड़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, और बहुत वास्ट अमाउंट में वहां एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। आप अनुमान लगाइए कि सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है 6000 केल्विन के आसपास माना जाता है। ठीक है, और उसके अगर आप कोर की बात करोगे, उसके कोर की बात करोगे, तो वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है इस प्रोसेस के द्वारा, कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां बनता है। और सन की बात तो बहुत ही अलग है, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल न्यूक्लियर फ्यूजन को, नाभिकीय संलयन को, लेकिन सूर्य में होता है तो मैंने आपको बताया। और हाइड्रोजन बम में भी होता है, हाइड्रोजन जो बम होते हैं वहां भी न्यूक्लियर फिजन होता है। और ये एटम बम या जो TNT होता है, उन जो बम होते हैं RDX वाले बम से मतलब कई गुना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम आपका। तो नाभिकीय संलयन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 or more न्यूक्लियाई टू फॉर्म मोर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस विथ
लिबरेशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करेंगे और इसमें इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि दो ठोक ड्यूटेरियम होंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे। प्रोसेस कौन सा होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। और हम प्राप्त करेंगे एक हीलियम को और साथ में यहां पे होगा हीट एनर्जी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यूटेरियम और ये बन गया आपका हीलियम, ठीक। सूर्य में ऐसे ही क्रियाएं होती हैं। सूर्य की बात करेंगे तो बहुत अलग तरीके का, वो एक तारा है, ठीक है। वो आगे बनाएगा हीलियम, हीलियम से आगे तो 3 हीलियम जुड़ेंगे, वो कार्बन बनाएंगे, मतलब वो एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी। सुपरनोवा, हाइपरनोवा की स्थिति हो जाएगी, उसको डिस्कस करने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है। हमको यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ना था, नाभिकीय संलयन को पढ़ना था। बड़ी अच्छे तरीके से हमने उसको डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूटेरियम्स के 2 अणु जुड़ेंगे, एक हीलियम का अणु बनेगा और साथ में क्या होगा? हीट एनर्जी निकलेगी कितनी? 21.6 मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से ये रिएक्शन भी आपका होता है कंप्लीट, ठीक। और एक बात और है कि अगर 1 ग्राम, ठीक है, अगर 1 ग्राम हम लोग क्या करेंगे, आपका ये बर्न करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक, इस प्रोसेस में, तो 6 से 10 केजी कोल के बर्निंग के बराबर इसका एनर्जी आता है। मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 किलोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 ग्राम जैसे अगर लिया जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है, तो उसका जो हीट का जो लिबरेशन कैपेसिटी है वो आपके 6 से 10 किलो कोल के बर्निंग के बराबर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को, यानी कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो डिफिनीशन आप देखिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द पार्टिकल इनिशिएट, जो पार्टिकल शुरुआत करता है, इनिशिएट द रिएक्शन इज ऑल्सो, जो रिएक्शन यानी क्रिया अभिक्रिया की शुरुआत करता है वो इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजन में, नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था? वो इनिशिएट कर रहा था, अभिक्रिया को शुरू कर रहा था और फिर वही क्या हो रहा था? पैदा हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। 3 ठोक, एक की जगह कितना? 3, ठीक है। और वो अगेन और अगेन क्या करेगा? इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते रहेगा, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इट कैरीज ऑन रिएक्शन फर्दर एंड फर्दर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और अगर मान लीजिए 3 आया, 3 से फिर 9, 9 से फिर 27, इस क्रम में क्या होगा? ये आगे बढ़ते जाएगा। तो एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में अभिक्रिया आगे बढ़ते जाएगी। इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 2 तरीके की होती है ये। पहली होती है अनकंट्रोल्ड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अनियंत्रित, ठीक है। और दूसरी होती है नियंत्रित अभिक्रिया, ठीक है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित वाली आपको एटम बम, हाइड्रोजन बम, इन सभी में मिलेगी। और नियंत्रित वाली न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए, नियंत्रित तो कभी किया नहीं जा सकता है। एक्चुअल में हम करते क्या है, जब इसको कंट्रोल करने जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, विखंडन हो या संलयन हो, हम करते हैं वहां पे न्यूट्रॉन को गायब या उसकी करते हैं कमी। मतलब अगर 27 न्यूट्रॉन बन चुके हैं और हमको जरूरत है 3 की, तो हम क्या करेंगे? बाकी जो 24 है उनको किसी तरीके से क्या करेंगे? मार देंगे या निकाल लेंगे रिएक्टर से। तो ये काम करके हम उसको कर लेते हैं कंट्रोल। बेसिकली हम उसको कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अपने काम के लायक हम क्या करते हैं उसमें कंट्रोल रॉड्स वगैरह यूज करते हैं। बोरॉन की या कैडमियम की जो छड़ें होती हैं, जिनको हम लोग न्यूट्रॉन पॉइजनर या न्यूट्रॉन पॉइजन भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग वहां से न्यूट्रॉन को निकाल लेते हैं। और न्यूट्रॉन ही तो था वो पार्टिकल जो इनिशिएट करता था रिएक्शन को, अभिक्रिया को। तो अगर उसकी कमी कर दी जाए तो इस तरीके से ये क्या होगी? अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, कंट्रोल्ड मैनर में हमको प्राप्त होगी, नियंत्रित रूप में प्राप्त होगी। तो इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, जो 2 तरीके से होता है, अनियंत्रित और नियंत्रित। अनियंत्रित वाले में हम हाइड्रोजन बम और एटम बम को पढ़ते हैं, वहां तो ब्लास्ट कर देना है, ठीक। और नियंत्रित वाले हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हमको पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्टर को कि नाभिकीय रिएक्टर कैसे और क्या होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे डायग्राम, और उसमें मैं एक एक पार्ट्स को आपको अच्छे समझाऊंगा, तो इंटरेस्ट बाकायदा बना कर रखिएगा। और चलिए देखते हैं हम डायग्राम को।
चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो इसमें जो जो पार्ट्स हैं वहां से शील्डिंग, कंट्रोल रॉड्स, फ्यूजन चैम्बर, फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर, कूलेंट, स्टीम पंप, वाटर कंडेंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके बाद जो भी है, ये सब चीज़ों को देखते हुए पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का ओवरव्यू देखेंगे और एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा और उसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूल रॉड्स की। ठीक है, आपका ये फिजन चेम्बर है, मतलब कि विखंडन कक्ष है। ठीक, तो अगर इस कक्ष की बात करेंगे, इस कक्ष की बात करेंगे और ये जो सील्डिंग किया गया है यहाँ पर, ये जो सील्डिंग आपको नजर, इसको परिरक्षक बोलिए आप। तो ये जो परिरक्षक है ये 6 से 6.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं सीमेंट की। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि कोई लीकेज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो जो रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना फैले। तो इस वजह से ये क्या किया जाता है, इसका परिरक्षण करने के लिए 6 मीटर से 6.5 मीटर, मतलब सोच के देखिए बहुत ज्यादा थिकनेस हुआ, मोटाई हुआ उसका, 6 से 6.5 मीटर की क्या करते हैं, कंक्रीट की दीवार खड़ी करते हैं हम लोग कि बाहर में रेडिएशन ना फैले। ठीक, अब उसके बाद इसको समझाया मैंने आपको। उसके बाद जो दूसरा है फ्यूजन चेम्बर, यानी कि जहां पर विखंडन की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, उस चेम्बर को हम लोग कहते हैं फ्यूजन चेम्बर। ठीक, इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्यूल रॉड्स। तो फ्यूल रॉड्स जो है यूरेनियम, ठीक है, आपका प्लूटोनियम और उसके अलावा थोरियम, तो इन तीनों में से कोई भी आप फ्यूल रॉड यूज कर सकते हैं। हम लोग U-235 जनरली यूज करते हैं और मैंने ही आपको इसका रिएक्शन भी बताया था किस तरीके से। इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स यानी नियंत्रण करता है, ये नियंत्रण करता है, कहने का मतलब कि जो न्यूट्रॉन जो बन रहे थे ना, ये आपके इन जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनको न्यूट्रॉन पॉइजन्स भी बोलते हैं, कि जो आपका जो अभिक्रिया है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा था, उसको कंट्रोल्ड करने के लिए हम इसमें जो न्यूट्रॉन्स जो बन रहे थे हर में 3 गुना ज्यादा, 3 फिर अगले में 9 फिर 27, तो उनको ये क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है। और ये जो कंट्रोल रॉड है इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक छड़े। ये जनरली बने होती हैं बोरॉन की या बने होती हैं कैडमियम की। याद रखिएगा किसकी, बोरॉन की और कैडमियम की। नेचर कैसा होता है, ये न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कंट्रोल रॉड्स के बारे में बताया कि ये प्रक्रिया को अनकंट्रोल्ड से कंट्रोल्ड रिएक्शन में बदलने के काम आती हैं। यहां पे आया हुआ है मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर को हम लोग बोलते हैं मंदक। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर में या यहीं लिखता हूं, इसको बोलते हैं मंदक। मंदक में हम लोग भारी जल D2O का प्रयोग करते हैं या हम प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट। ठीक, D2O या ग्रेफाइट, किसका, D2O या ग्रेफाइट का मंदक में प्रयोग करते हैं। मंदक करता क्या है कि मैंने आपको जब पढ़ाया शुरू में ही बताया कि जो भारी जो नाभिक होगा उस पे हम जब बमबारी करेंगे तो न्यूट्रॉन जो है उसकी जो गति है वो कम होनी चाहिए। तो ये मंदक उसी न्यूट्रॉन की गति या जो बाकी और न्यूट्रॉन इस प्रक्रिया में बन रहे हैं विखंडन के बाद, पहले विखंडन के बाद, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि वो काइनेटिक एनर्जी, साथ में और न्यूट्रॉन और साथ में आपका गामा रेडिएशन, ये तीनों लेके उत्पन्न होते हैं, उस अभिक्रिया में हमको प्राप्त होता है। तो ये आपको मंदक जो है वो भारी जल और ग्रेफाइट जो है मंदक और भारी जल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि उस जो न्यूट्रॉन जो नए बन रहे हैं उनकी स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। D2O यानी भारी जल के बारे में आपको बता दूं मैं कि 27,000 लीटर, ठीक है, वाटर से हम लोग बनाते हैं 1 लीटर हैवी वाटर। ठीक है, 1 लीटर हैवी वाटर। ठीक है, D2O का 1 लीटर 27,000 लीटर वाटर से बनाया जाता है। और प्रोसेस जो यूज होती है वहां पे वो हाइड्रोलिसिस यूज होती है। ठीक, जल अपघटन जिसे कहते हैं हम लोग, सॉरी, हाँ ठीक। इसके बाद इन सबको हमने पढ़ लिया, कंट्रोल रॉड्स को पढ़ा, मॉडरेटर्स को पढ़ा, फील्ड रॉड्स को पढ़ा, यूरेनियम की छड़ें होंगी, मॉडरेटर्स में D2O या ग्रेफाइट होगा और कंट्रोल रॉड्स में बोरॉन या कैडमियम की रॉड हो सकती है। सील्डिंग के बारे में मैंने बताया, फ्यूजन चेंबर बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे अब यहां हुई हीट रिलीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हुए, हीट जनरेट हुआ। गामा रेडिएशन डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट होगी। अब यहां पे एक चीज आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, और वो इस चेंबर से होकर जा रहा है, और वो है कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट भी आपका भारी जल ही होता है।
कूलेंट भी आपका भारी जल होगा, या फिर ये हो सकता है सोडियम, या फिर ये हो सकता है लेड, या फिर ये हो सकता है मेल्टेड फॉर्म का सॉल्ट। तो ये सभी कूलेंट हो सकते हैं, ठीक। यानी कि सोडियम भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, या गलित नमक जो है वो भी हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं आपके कूलेंट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली D2O ही यूज होता है भारी जल जो है कूलेंट के रूप में। कूलेंट क्या करता है, इसके तापमान को नियंत्रित करता है, और यहां पे जो हीट उष्मा उत्पन्न हुई है उसको अवशोषित करता है और आगे की ओर बढ़ता है। देखिए नीचे से आ रहा है, पंप के द्वारा हम इसको एंटर करवा रहे हैं फिजन चेंबर में। एंटर करने के बाद ये क्या करता है, आगे की ओर फर्दर यहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को लेकर आगे की ओर चलता है, आगे की ओर जाता है हीट चेंबर में, ठीक। अब इस हीट चेंबर में ये जाएगा और क्या करेगा, यहां पे ऑलरेडी आपका पहले से वाटर आया हुआ है, पानी आया हुआ है, उस पानी को ये बदल देता है भाप में, स्टीम में, और वो स्टीम फर्दर जाता है टरबाइन पे, और उसके पास रहती है अच्छी खासी स्पीड, और वो जैसी टरबाइन के ब्लेड्स पे इंपार्ट होता है उसको घुमा देता है, और हमको वहां मिलता है मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क से हमको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक कार्य से यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, और टरबाइन लगता है घूमने, और उस यांत्रिक एनर्जी का परिवर्तन होता है विद्युत एनर्जी में, क्योंकि हमने यहां जनरेटर लगाया हुआ है। जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो वो जो जनरेटर हमने यहां इंपार्ट किया हुआ है, स्टीम जो आती है, भाप जो आता है, वो टरबाइन को घुमाता है और जनरेटर हमको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके देता है, और आगे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हम उसकी सप्लाई करते हैं शहरों में, गांवों में, दूर दूर जहां भी करना है, ठीक। और वापस से ये जो स्टीम है ये हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं, और यहां हमने यूज किया हुआ है कंडेंसर, संघनित्र बोलते हैं जिसको। अब ये स्टीम को डायरेक्ट गैस से उसके लिक्विड अवस्था में लेके आएगा, यानी कि डायरेक्ट कंडेंस करेगा और उसको क्या बना देगा, वाटर, और वापस से इस वाटर को, मतलब इसका रिसाइकल भी हो गया, वापस से हम भेजेंगे, स्टीम बनेगा, आएगा, ठीक है। कुछ मात्रा में वेस्ट होता है, लेकिन फिर से ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलते रहेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैंने हर एक के बारे में अच्छे से बताया है, और वीडियो को आपने देखा है। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल याद से आप कमेंट में बताएंगे। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गया है इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, कि हमारे इंडिया में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे पुराना कौन सा। जैसे तारापुर है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसके लिए बनाया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में ही है, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और वो सबसे पुराना है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी समथिंग आपके 1800 समथिंग मेगावाट के आसपास है। और उसके बाद जो सबसे जो अभी हाईली वाला है, तो उन सब चीज़ों को अब हम देखते हैं, उनकी एक लिस्ट को देखते हैं, और उसके बाद होगा हमारा वीडियो खत्म। तो वीडियो यहाँ नहीं हो रहा है कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं हम लोग उन रिएक्टर्स को। चलिए अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, और उन लोगों का कैपेसिटी कितना कितना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क जो है, उसका मुख्यालय हमारे मुंबई में है, और मुंबई में ट्रॉम्बे में है, ठीक। और ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, तो आपका जो है कुडनकुलम, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में एस्टेब्लिश्ड है, और ये हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी 2000 मेगावाट का। कितना, 2000 मेगावाट का। और ये अपने आप में एक लौता हमारे इंडिया का ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो प्रेशराइज्ड वाटर सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। बाकी जो है वो बॉइल्ड वाटर सिस्टम पे काम करता है, मतलब बॉइल्ड वाटर रिएक्टर है, और ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ठीक है। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है। उसके बाद हम आते हैं तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमारा सबसे पुराना है, कमीशन्ड, और कमीशन होने के बाद ये प्रोडक्शन में आया था 1969 में, और इसका जो प्रोडक्शन आज के डेट में है वो है 1400 मेगावाट। ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र में 1400 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। उसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, इसकी बात जब करेंगे तो इसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट, और ये राजस्थान में एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद काइगा एटॉमिक पावर प्लांट की जब बात करते हैं, ये उपस्थित है आपके कर्नाटका में, और इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट। उसके बाद है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये वापस तमिलनाडु में 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद आता है नरोरा
न्यूक्लियर रिएक्टर, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि सन 2000 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए इसको। इसकी कैपेसिटी 440 मेगावाट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नरोरा की बात कर रहे हैं। नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, और इसको सबसे सेफेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा गया है इंडिया का, नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद हमारा है लास्ट का आपका काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि गुजरात में है और जिसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद एक डेटा और आता है कि जो ट्रॉम्बे है, यहां पर एक और न्यूक्लियर रिएक्टर का जिक्र आता है और उसका नाम है अप्सरा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में इंक्लूड किया है। बार्क ने ही इसको क्या किया था? यूएन के सपोर्ट से डेवलप किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। तो ये वहीं पर एस्टेब्लिश है अप्सरा करके। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो है वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बता दे इंडिया में, तो इंडियन पोटेंशियल के बारे में भी हमने क्या कर लिया है? देख लिया है। तो ये आपके पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाधा आ गया था, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हमने देख लिया है इस तरीके से। तो ट्रॉम्बे में अप्सरा की बात की थी हमने, यूके यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट से इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था बार्क के द्वारा। तो इस तरीके से हमने पूरे रिएक्टर्स को भी देखा। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारा पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी 4 लेक्चर्स में होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और फिर अब इसके बाद मैं लेके आने जा रहा हूं आप लोग के लिए लाइट यानी प्रकाश, और वो डिपेंड करेगा आपके लाइक्स पे और आपके शेयर पे और वीडियो पे आने वाले व्यूज पे। ठीक है, तो मैं एकदम चार्ज होके आऊंगा, उसके लिए आपका रिस्पॉन्स बड़ा जरूरी है। और इसके साथ ही सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम से डरिए मत। एग्जाम संभावना है कि आगे बढ़ जाए, ये बात मैं कहना जरूर चाहूंगा अभी की हालिया स्थिति को देख। लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और इसी के साथ सभी को जय हिंद।